हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा नोट। और आज का हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट 1833। इससे पहले हमने देखा था कि चार्टर एक्ट 1813 क्या था, और इसमें हमें पढ़ना है कि चार्टर एक्ट 1833 क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वॉज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 और सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी कहा जाता है एंड सेंट हेलेना एक्ट 1833 भी कहा जाता है। एंड दिस वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का लास्ट स्टेप था इंडिया को एक सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल की तरफ लाने का। ठीक है, इसमें सारी की सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या थे। सो द फर्स्ट फीचर वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड हिम विद द पावर्स इन ऑल सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। दस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैविंग अथॉरिटी ओवर द इंटायर टेरिटोरियल एरियाज पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो इस एक्ट में क्या होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है और उन्हें ऐसी पावर्स दी जाती हैं जो कि सारी की सारी सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को हैंडल कर सकती हैं। यह एक्ट जो था ये पहला ऐसा एक्ट था जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल जो है सिर्फ एक आदमी के हाथ में था, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं उनका नाम विलियम बेंटिक था। फुल नेम लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द लेजिस्लेटिव पावर वर डिप्राइव्ड फ्रॉम द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन मोर पावर्स फॉर द ब्रिटिश इंडिया। तो सेम पॉइंट है, पीछे हमने देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को और भी पावर दे दी जाती हैं जिसमें सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स की पावर इंक्लूडेड होती हैं। बट इससे पहले जो भी पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के पास थी वो भी पावर्स उनसे छीन ली जाती हैं। अब सारी की सारी जो पावर्स हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास होती हैं। ठीक है, एंड देन द थर्ड पॉइंट इज इट इंडेड द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। मीन्स जो कंपनी थी उसकी जो कमर्शियल बॉडी थी and the third one is it ended the activity of the company as a commercial body which became a purely administrative body. It provided that the company territories in India were held by in trust of His Majesty, his heir and successors. मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास जो भी कमर्शियल अफेयर्स के पावर्स हुआ करती थी उन्हें भी उनसे छीन लिया जाता है और कह दिया जाता है कि आज के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। और यह भी इस एक्ट में कहा गया था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरीज़ हैं वो गवर्नर जनरल हैंडल करेंगे इन द प्लेस ऑफ हिज मैजेस्टी, उनके हायर्स हैं और उनके सक्सेसर की जगह पर। And the fourth point is then this act attempted to introduce a system of open competition for the selection of civil servants and stated that the Indians should not have been debarred from holding any place, office and employment under the company. मीन्स क्या है कि इस एक्ट में सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसे अटेम्प्ट किया जाता है कि इसे पास कर दिया जाए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें और क्या क्या ऐसे चेंजेस आए थे, उन्हें एक शॉर्ट फॉर्म में पहले समझ लेते हैं क्या है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पावर्स को इंक्रीज़ कर दिया गया, जिसमें एक आगरा प्रेसिडेंसी थी जो बंगाल थी उसे ब्रेक डाउन करके आगरा प्रेसिडेंसी का फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या है, मोनोपोली गोन, मतलब मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरह से चली जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी रिड्यूस टू एडमिन बॉडी, मीन्स वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के बस रह जाती है। इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। मीन्स नेक्स्ट क्या है, सेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या है, सारी की सारी जो पावर्स हैं एक सिंगल पर्सन के हाथ में चली जा रही हैं जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है।
ठीक है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उसमें क्या होता है कि मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के जो भी गवर्नर्स होते हैं उनकी सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली जाती हैं। ठीक है, फिर इस एक्ट में दूसरा क्या है कि कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिया, मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है लॉ कमीशन स्टैब्लिश की जाती है, जिसके हेड जो है लॉर्ड मैकॉले होते हैं। ठीक है, लॉर्ड कमीशन का काम क्या होता है कि जो भी लॉज ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिन बॉडी बनाएगी उन्हें इनका काम होता है कि इन्हें लागू कराया जाए। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्या है कि सिविल सर्विसेज मीन्स आइडिया ऑफ ओपन कंपटीशन। याद रहे कि चार्टर एक्ट 1833 में आइडिया ऑफ ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के लिए रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था, बट ये लागू नहीं हुआ था। ये लागू होगा 1853 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें है कि द फिफ्थ पॉइंट है द स्लेवरी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल थ्रू दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो स्लेवरी था उसे इलीगल कर दिया गया। सिक्स पॉइंट है द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश स्लेवरी इन ब्रिटेन एंड ऑल इट्स पोजीशन इन 1833। ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उन्होंने स्लेवरी ब्रिटेन में भी बंद कर दी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिस जिस टेरिटरी में पोजीशन था उन सारी की सारी टेरिटरीज में बंद कर दी 1833 में। ये एमसीक्यू का एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी है कि स्लेवरी कब बैन की गई थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए मिका नोट। थैंक यू वेरी मच।